नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हंसदेव अरण्य एक ऐसा मामला है जिससे हम और आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का अधिकांश हिस्सा, विशेष करके उत्तर भारत का हिंदी भाषी क्षेत्र में तो इस अरण्य की, इस जंगल की चर्चा खूब होती है। वजह स्पष्ट है कि वहाँ सरकार खदान खोलना चाहती है, उद्योगपतियों की नज़रें वहाँ पर हैं, और जो लोग जंगल को बचाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं वो आज भी संघर्ष उनका जारी है। एक संघर्ष इन दिनों चल रहा है। एक पदयात्रा के जरिए लोग अपनी बात छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचाते, उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पिछले दिनों संघर्ष हुआ। आदिवासी वर्ग के जो लोग उसके विरोध में खड़े हुए, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तमाम इस तरह की हरकतें वहाँ पे हुई हैं, जिसकी वजह से वो लोग आंदोलित हो गए हैं, और ज़्यादा जो लोग जंगल को बचाए रखने के पक्ष में हैं, जो लोग ये मानते हैं कि जंगल अगर कट गया तो हमारे बच्चों का, हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, चिंता करने वाले लोग हैं। वो निरंतर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बने और सरकार अपने कदम वापस खींचे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। इस मामले में बड़ी संजीदगी से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आलोक शुक्ला जी। आप इस नाम से बखूबी परिचित होंगे, हमारे जो व्यक्तिगत तौर पर दर्शक हैं वो भी, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के मुद्दे पर उनसे चर्चा करते रहे गूगल मीट के जरिए। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो पधारे हैं, क्योंकि उनकी पदयात्रा चल रही है। उस पदयात्रा में वो अपने साथियों के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल करके आपके लिए मैंने अपने स्टूडियो उन्हें आमंत्रित किया। आलोक भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया कमलेश भाई। क्या माने हम इसको कि कांग्रेस भी कहती है हम विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम विरोध में ही हैं, बावजूद उसके जंगल कट रहा है। उद्योगपति वहाँ जिनको पहुँच करके मलाई चाटना है, लोग चाटना भी शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का संघर्ष भी चल रहा है। कुल मिला के ऐसा गड्ढमड्ढ है मामला। कहाँ पे अटकी हुई है बात? देखिए, जो स्थिति ये है कि ये सबसे बड़ी विडंबना कहें, दुखद स्थिति कहें कि इस प्रदेश के अंदर जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है वो हंसदेव के संघर्ष के साथ होता है जी, और सत्ता में आके वो वही करता है जो पूंजीपति चाहता है, और यही हंसदेव के साथ पिछले दिनों से लगातार चल रहा है। दुखद इस बात का है कि पिछले 10 सालों से जो लोग लड़ रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जी, चाहे वो ग्राम सभाओं के संकल्प की बात हो, चाहे उनके संवैधानिक आदिवासियों के अधिकारों की बात हो, या उस आंदोलन के साथ जो व्यापक जनभावना इस प्रदेश की हैं, जो पर्यावरण की चिंता, जैव विविधता की चिंता या वन्य प्राणी और पानी की चिंता करने वाले लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हंसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सभी जनभावनाओं को एक सिले से खारिज कर दिया जा रहा है या नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है एक उद्योगपति के मुनाफे के लिए जी। और जो आपने कहा विडंबना यही है जी, कि निर्णय सत्ता किसके लिए कार्य करेगी। सरकार जो जनता के पक्ष में निर्णय लेने की दावा करती है, हंसदेव एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जहां बहुत स्पष्ट रूप से सरकार, शासन, प्रशासन, पूरा तंत्र उद्योगपति के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और यही विडंबना हंसदेव के अंदर बनी। अगर इसका सारांश हम जानना चाहें तो इसके लिए दोषी आप कांग्रेस को मानते हैं या भारतीय जनता पार्टी को? सरकारों को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये दोनों दल के लोग पक्ष में रहते हैं। तो ठीक कहा आपने कि पक्ष में रहते तो उनकी वाणी कुछ और होती, विपक्ष में आते तो कुछ और हो जाती है। देखिए, सच्चाई ये है कि हंसदेव को लेकर दोनों राजनीतिक दल दोषी हैं, और मैं इसीलिए बार बार इस बात को कहता हूं कि निश्चित तौर पे राजनीतिक दल के रूप में आपका कमिटमेंट, लेकिन जब आप सत्ता में बैठे हैं तब आपका कमिटमेंट बदल जाता है। लेकिन फिर उस विचारधारा का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि कांग्रेस बोलती है कि हमारी विचारधारा भाजपा से अलग है, तो फिर आपकी विचारधारा सत्ता में भी बनी रहनी चाहिए। अदानी के सामने आते ही एक हो जाती है, एक हो जा रही। तो दिक्कत ये है, दोषी का सवाल ये है कि देखिए, हम देखते हैं कि जब आप जो भी खदानों के आवंटन से लेके, ये बात सही है कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक का आवंटन करता है जी। हमने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई भी परियोजना तभी शुरू होती जब उसके लिए जंगल की जमीन, राजस्व की जमीन, पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध होती है, और हमारे देश की संघीय व्यवस्था में ये दोनों जवाबदेही केंद्र और राज्य दोनों की है। बिल्कुल। एक सरकार यदि पीछे हट जाए तो वो परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, और यहाँ पे यदि सभी स्वीकृति दी जा रही है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों साथ में है। और पिछले यदि हम 2010 से हंसदेव का इतिहास देखें तो हमेशा सरकारों की स्थिति ऐसी रही, जब परसई स्टेकेटेवासन की स्वीकृति हुई,
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। जी। पिछले दिनों जब हम देखते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 2022 में स्वीकृति हुई। तो राजनीतिक दल के तौर पे इसमें कोई संशय नहीं है कि वो कहीं ना कहीं एक कंपनी अडानी को बचाने के साथ पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उस समय दोनों बातें चल रही थी, लेकिन जैसे सिंहदेव साहब का जब वहाँ सुर बदला तो उसके बाद पार्टी का भी सुर बदल गया, सत्ता का भी सुर बदल गया, तो दबाव तो आया। और जो जिसका आपने उल्लेख किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया और उसमें तमाम तर बातें इस तरह की गई कि जैसे लगा कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ के जंगल विनष्ट हो, आदिवासियों को कोई तकलीफ हो, पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन फिर वही लेकिन वाली बात आ जाती है कि केंद्र में बैठे हुए आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी जब दो भागों में बटा नजर आता है, गहलोत के साथ रहता है और एक राजीव गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ रहता है, तो लगता नहीं कि इस खिचड़ी से सही चीज निकाल पाना बड़ा कठिन हो गया है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, और ये विरोधाभास कांग्रेस के अंदर बरकरार है, वो भी बरकरार है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ हमले बोल रहे हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कांग्रेस की अभी तो उन्हें चोर बता के गिरफ्तार करने की बात बिल्कुल, लेकिन जो स्थानीय लीडरशिप है या आपकी जो स्थानीय सरकार है, हमें याद है 2022 में जब पलसा और कोल ब्लॉक और पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक के वन स्वीकृति को अटका, हम लोग जब पैदल चले और राज्यपाल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और उस पदयात्रा के बाद भी जब केंद्र सरकार ने पलसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति दी 21 अक्टूबर 2021 को, हम लोग राहुल जी से मिले, उनसे चर्चा किया, संवाद किया, और वो इसको लेकर संवेदनशील थे कि नहीं, ये खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन 25 मार्च 2022 को आप देखिए कि अशोक गहलोत आते हैं, भूपेश बघेल से मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, फोटो खींचती है और बातचीत होती है, और उसी दिन परसा ईस्ट केतेवासन की जो है स्वीकृति जारी होती है। उसके कुछ दिन बाद 7 अप्रैल को जो है वो पलसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति जारी कर दी जाती है, जबकि राज्यपाल की जांच का आदेश था, बिना जांच के नहीं होना था। तो निर्णय तो केंद्र ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्देशित कर रहा है, लेकिन उस निर्देश को मानने का जो सवाल है, यही अनुशासन का सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर आज बना हुआ है। लेकिन ये उनका तथ्य है, तो वो पार्टी की अपनी स्थिति है। बहरहाल आज वो यहाँ सत्ता में नहीं है, तो अब चर्चा का कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद भी एक चीज़ बोलते हैं कि देखिए, फिर भी इन तमाम आरोपों के, तथ्यों के बावजूद हम ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में लेमलू हाथी रिजल बना जी, भरे संघर्ष के दबाव में बना, और उस 23 कोल ब्लॉक में से 17 कोल ब्लॉक लेमलू हाथी रिजल में आए, जिसमें से कोरबा में पतुरिया गिदमुड़ी मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक कैंसिल हुआ। 5 जो नए कोल ब्लॉक नीलाम होने वाले थे वो भी रुके। तो कांग्रेस के पास फिर भी तमाम आरोपों के बाद ये बताने को है कि हाँ, हमने ये किया। बीजेपी के पास हसदेव को बताने के लिए कुछ भी नहीं है सिवा विनाश के, क्योंकि जब भी बीजेपी सत्ता में रही, उन्होंने हसदेव को बहुत क्या कहना चाहिए कि बुलडोज किया है, सारे अधिकारों, कानूनों को दरकिनार करके जंगल की कटाई का काम किया है, और वो अभी भी जारी है। एक बात और आती है आलोक भाई कि भारतीय जनता पार्टी का, अब चूंकि यहाँ पे उनका कोई व्यक्ति होता, कोई नेता होता तो ज़्यादा उस बात को बता पाता, लेकिन जो मुझे समझ में आता है अपनी पत्रकारिता करते करते, मैंने जो महसूस किया कि लोग हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, पर्यावरण को लेकर के जिस तरह की गंभीर बातें करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, अमल यदि करते तो हसदेव का विनाश नहीं होता। उसके दो पीछे कारण है कि देखिए, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम तो फिर आदिवासी संस्कृति का भी सवाल है। यदि एक मंदिर के टूटने पे हंगामा होता है तो आदिवासी के धार्मिक स्थल बूढ़ादेव के टूटने पे फिर चुप्पी क्यों, एक सवाल। बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं कि ये जो जंगल है, आप ये जो पूरा जंगल है, सीतामढ़ी जो उदयपुर में जो स्थान है रामगढ़ पहाड़ी का, ये राम वन गमन पथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस हिस्से का जंगल है। और जो अभी खनन परियोजना है उसको लेके कई न्यूज़ रिपोर्ट आ चुकी हैं कि रामगढ़ की पहाड़ियों पे इसके गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो एक धार्मिक स्तर के आधार पे भी देखें कि आप आराध्य रामदेव, भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, और उनके जो पथ है जिसमें उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है वनवास के दौरान, उस जंगल का विनाश हो रहा है, तब भी आप चुप क्यों हैं?
तो पर्यावरण के निश्चित तौर पे हमने बहुत सारे लोगों के सुना है कि आरएसएस के अंदर एक संवेदनशीलता पर्यावरण को लेकर है, लेकिन यदि संवेदनशीलता है तो फिर सत्ता में वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज के समय केंद्र का जो पर्यावरण मंत्रालय है या राज्यों की बीजेपी सरकार है, केंद्र का पर्यावरण मंत्रालय या जो हम मंत्री की बात करें, उनको पर्यावरण को छोड़ के बाकी सारी चिंताएं हैं। तो पर्यावरण की कोई बात नहीं कर रहे। तो सवाल यही है कि पार्टी या संगठन के अंदर जो विचार है, उस विचार के आधार पे सत्ता का संचालन कहीं ना कहीं जो है, ऐसे मामले बाकी मामलों में तो हो रहा है, चाहे वो सांप्रदायिकता के सवाल हो, सब कुछ हिस्सा हो, लेकिन पर्यावरण को बचाने का सवाल, संस्कृति को बचाने का सवाल, संसाधनों को बचाने का सवाल, आदिवासियों की बात के जो सवाल हैं, ये सरकार के एजेंडे में कहीं ना कहीं प्राथमिकता से नहीं है, जो सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जब बताते हैं कि 9 लाख वृक्ष काटे जाएंगे, हजारों वृक्ष तो कट गए हैं, लेकिन अगर पूरे में वो काबिज होना चाहेंगे तो 9 लाख के आसपास वृक्ष कटेंगे। बिल्कुल। इस संख्या सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, बहुत भयानक है, क्योंकि जब हम 9 लाख पेड़ों की बात करते हैं, पल्सा कोल ब्लॉक, पल्सा ईस्ट जो संचालित है, और केट एक्सटेंशन, ये 9 लाख पेड़ हैं। सिर्फ पेड़ों की कई बार होता है ना कि हम नंबर्स लगाते हैं, लेकिन जब हम एक प्राकृतिक जंगल की बात करते हैं तो वो एक पूरा जीवन है, एक संस्कृति है। हसदेव का जो जंगल है वो मध्य भारत का सबसे समृद्ध साल का प्राकृतिक जंगल है। ये वही जंगल है जो हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लेकर झारखंड के पलामू राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है और वाइल्ड लाइफ के लिए महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी देता है। जैव विविधता यहाँ की इतनी संपन्न है कि कई विलुप्तप्राय वनस्पति, चिड़िया, पक्षी, वन्य प्राणी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जंगल जो है, इसका कभी प्लांटेशन विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जंगल है, जिस जंगल के कारण ही हसदेव नदी है, आज यदि ये जंगल खत्म हुआ तो हसदेव बांगो बांध, जिससे 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती, पूरे कोलबा का औद्योगिकरण जिस पर निर्भर है, पूरा प्रभावित बांध और हसदेव नदी खत्म हो जाएगी। और ऐसे जंगल का विनाश, और उसमें 9 लाख पेड़, WII ने, एक भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जो अध्ययन किया है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है बहुत साफ तौर पर कि यदि हसदेव में खनन हुआ किसी एक भी परियोजना के लिए, तो बांगो की जल भराव क्षमता खत्म होगी और मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो जो 9 लाख पेड़ काटने की जो बात है, आप कहीं ना कहीं जो जीवन की हत्या कर रहे हैं, और उस जीवन की हत्या में सिर्फ जानवर नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, मनुष्य भी है। इस बात को लेकिन कॉर्पोरेट मुनाफे के आगे सरकारों को ये नजर नहीं आ रहा है, जो बहुत दुखद स्थिति है। क्या होगा फिर? पहले राज्यपाल ने आपको आश्वासन दिया जांच होगी, भूपेश बघेल जी नहीं माने, उन्होंने जो कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही, आप लोग सतत संघर्ष कर रहे हैं। क्या मानेंगे संघर्ष? हालांकि संघर्ष करने वाला तो मान के चलता है कि हम करते रहेंगे, हमारा जो धर्म है हम निभाएंगे, उनको जो करना है वो करें ना करें। क्या ये संघर्ष यात्रा चलती रहेगी कि इसका कोई लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है कि हमको इतने के बाद फिर ये नहीं होगा तो फिर हम ये कदम उठाएंगे, बाध्य हो जाए हमारी बात मानने के लिए? ऐसा देखिए, निश्चित तौर पे संघर्ष के अलग अलग चरण होते हैं, और संघर्ष होते ही इसीलिए बचाने के लिए। और हम ये मानते हैं कि पिछले 10 सालों से जो संघर्ष, इसीलिए अभी तक हसदेव का जंगल नजर आता है। शायद ये संघर्ष नहीं होता तो आज हसदेव में 2 जगह 17 कोल खदानें संचालित हो रही होती। लेकिन आपने सही कहा कि जो एक समृद्ध वन इलाका जो सरगुजा के परसा और परसा ईस्ट केतेवासन के लिए कट रहा है, उसको रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में गांव के लोग तो देखिए, जब हम बोलते हैं कि आदिवासी इस देश का या दुनिया का सबसे कमज़ोर तबका है, वो कहीं ना कहीं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जीवन है और ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। तो बिना या तो ये है कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं, या फिर अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ें। तो वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सोचना हम लोगों के लिए है, या जो दर्शक देख रहे हैं, कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हसदेव की और आदिवासियों की है, क्योंकि ये रुकेगा तभी जब ये लड़ाई व्यापक होगी।
और ये व्यापक सिर्फ हसदेव के गांव के संघर्ष से नहीं होगी, ये व्यापक समाज, व्यापक रूप से पूरे प्रदेश को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। शहरों में लोगों को निकलना पड़ेगा और एक आवाज़, एक जनमानस प्रदेश व्यापी बनाना होगा कहीं ना कहीं, कि सरकारों को उससे पीछे हटना पड़े। और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में आगे हमें बढ़ना होगा कि अलग अलग जिलों में, शहरों में लोग निकलें और ये कहें कि अब बहुत हो गया, हसदेव का विनाश। 2 साल पहले तो एक माहौल बना था ऐसा। निश्चित तौर पे बना था, बड़ा माहौल बना था। और वो माहौल बना था कि लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के राजधानी पहुंचे थे। और माहौल ये भी था कि खदान से पीछे हटना भी पड़ा। लेकिन कई बार दिक्कत ये होता है कि फिर वही राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी एक क्या कहना है, संवेदनशीलता है, या जनता की भावनाओं पे कई बार निर्णयों के पुनर्विचार करती है। भाजपा के अंदर जो बेशर्मी नजर आ रही है, आप देखिए कि पूरी एक मौन जो धारण किए हुए हैं, एक बयान मुख्यमंत्री से लेके पार्टी के किसी नेताओं का नहीं आ रहा है। ये वही भाजपा है जब भूपेश बघेल जी के समय पेड़ कटाई एक बार हुई थी, तब आप अंबिकापुर में चक्का जाम कर रहे थे। आप पूरे चुनावी कैंपेन में देखिए कि हसदेव को लेके पोस्टर, वीडियो सब जारी हो रहे थे। लेकिन आज आप चुप्पी साध के रखे हैं। कांग्रेस के अंदर ये विरोधाभास तो था कि यदि भूपेश बघेल ने आदेश दिया है तो टी.एस. सिंहदेव विरोध में खड़े हैं। चरण दास महंत जी पत्र लिख रहे थे विधानसभा अध्यक्ष होते हुए कि रेम लुहाटी से दल बनना चाहिए। ये आज सबसे बड़ा दुखद है कि बीजेपी के अंदर एक राय में पार्टी खड़ी हुई और किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। उसका जवाब जनता दे सकती है और जनता को कहीं ना कहीं इसके साथ खड़े होना पड़ेगा। और इसको साथ कैसे लिया जाए, लड़ाई को कैसे व्यापक किया जाए, इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी विधानसभा सत्र में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि याचिकाएं विधानसभा में लगाई जाए और विधानसभा के सदन के अंदर ये चर्चा हो कि ये सदन की अवमानना हो रही है। सर्वसम्मति से सदन ने निर्णय लिया था। तो जो संभव रास्ते हैं, उन संभव रास्तों पे, क्योंकि हर आंदोलन की एक सीमा होती है। निश्चित तौर पे एक जो तरीके हैं वो लोकतांत्रिक हैं, शांतिपूर्ण हैं, संवैधानिक तरीके से हैं। लेकिन एक बात ज़रूर आपको मैं कहूँगा कि अभी मैंने जब मीटिंग चल रही थी हसदेव की, तब भी कहा कि देखिए, सरकारों को भी एक बात को समझना चाहिए कि हसदेव का जो संघर्ष है वो सिर्फ हसदेव के जंगल, पर्यावरण, आजीविका को बचाने का संघर्ष नहीं है। हसदेव का संघर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि पिछले 10 सालों से लोग संविधान के प्रावधान, कानूनों के प्रावधानों को लेकर एक एक विभाग, एक एक मंत्रालय के दरवाजे पर पहुंचे हैं और वो इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय जो है देना सरकार का भी काम है और न्यायपालिका का भी काम है। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक संघर्ष चल रहा है और उसके बाद भी उनके संसाधनों को उजाड़ दिया जाता है, उनको उनके घर जमीन से बेघर किया जाता है। होगा क्या कि इस देश में लोगों का कहीं ना कहीं जो संविधान, कानूनों पर अटूट आस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष में आस्था है, वो खंडित होगी। लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, हसदेव ने क्या बताया। तो ये उस आस्था पे भी चोट है और उस विश्वास पे चोट है। कई संघर्ष के साक्षी हम लोग भी रहे हैं, बड़े बड़े संघर्ष, और अंततः उसका परिणाम शून्य रहा। तो जो आपने कहा कि फिर कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं कि उनकी वो भ्रूण हत्या हो जाती है, तो वो इसकी ना हो, ये तो ईश्वर से कामना, क्योंकि बड़ा पवित्र उद्देश्य लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आपने कही कि समाज के लोगों को भी जागृत होना चाहिए। जब अदानी के दस्तरखान पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोग बोटी और रोटी खा रहे हों, उस समय समाज के कुछ लोग अगर सामने आएंगे तो आलोक शुक्ला नहीं बिके, लेकिन समाज के जो लोग सामने आएंगे वो नहीं बिकेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि खरीदार हैं वो तो। निश्चित तौर पे, लेकिन हम ये हमारे पास देखिए रास्ता एक विश्वास का ही है। यदि हम अविश्वास की स्थिति में जीने लगेंगे तो शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि देखिए, इसी देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ जी, और कोई नहीं सोच रहा था कि सरकार निर्णय लेगी, लेकिन 3 काले कानूनों से वापस लिया, हटना पड़ा जी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जनता में बहुत ताकत होती है। इस लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट बड़ी होती है, उससे हर पार्टी घबराती है। जिस दिन सत्ता को या राजनीतिक दलों को ये लगने लगा कि हसदेव का मुद्दा उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है, ये हसदेव की बात करने लगेंगे। लेकिन
वो चेतना का विकास, लोगों की वो एकजुटता निश्चित तौर पे मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा हमें भी इसके ऐसा नहीं है कि कोई रोड मैप दिख रहा है, लेकिन कोशिश संकल्प दृढ़ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे अंतिम, चाहे वो हसदेव के आदिवासी हों, जो वहाँ रहने वाले गैर आदिवासी हों, हमारे जैसे साथी हों, आपके जैसे संवेदनशील लोग हों जो लगातार हसदेव की बात कर रहे हैं, अंततः विश्वास है कि ये बचेगा जंगल। इसीलिए हम सब लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस भूमिका में हैं, और हम तो अभी भी एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं हसदेव बचेगा। बिलासपुर और सरगुजा संभाग, पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, क्या या बिलासपुर संभाग की बात कर लें, पुराने की अगर बात करेंगे तो जिसमें चिरमिरी से जिस क्षेत्र का आपने नाम लिया, वहाँ से लेकर के रायगढ़, कोरबा, सारा का सारा प्रभावित होने वाला है क्षेत्र। लेकिन जिस तरह से लोगों को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, वो फिर वही बात की, लोग अपने आप में इतना व्यस्त हैं, अपने बाल बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, कि उनको उसके आगे सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। नहीं, देखिए दो तीन, जबकि इतना गंभीर मुद्दा है ये। दो तीन हिस्सा है। देखिए ये बात सच्चाई है कि बड़े आंदोलन तब तक नहीं होते जब तक लोग उससे सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे देश में अभी भी पर्यावरण निश्चित तौर पे एक चर्चा का विषय बना है, लेकिन उसके लिए इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर आना शुरू हो जाए। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पर्यावरण की, लोगों का दम घुट रहा है। लेकिन इसी सबको पता था कि दिवाली में फटाके चलाएंगे तो स्थिति भयानक होगी, लेकिन कोई फटाका ना चलाए, खूब चले हुआ। तो पर्यावरण को लेकर जो संकट है या जो समाज के अंदर एक चेतना आनी चाहिए, वो अभी भी नहीं है। ये बात सही है। और लोगों को लगता थी कि जंगल ही तो कट रहा है, वो जंगल कट रहा है, हमारा तो नहीं जा रहा है, इसीलिए स्थिति। लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमार जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हसदेव ने बहुत सारी धारणाओं को तोड़ा भी है। हमने बहुत सारे पिछले 2 दशक के संघर्ष में, और आपका तो लंबा इतिहास रहा है, कोलबा संघर्ष की भूमि रही है, कि बहुत सारे आंदोलन ऐसे रहे हैं जो सिर्फ प्रभावितों के संघर्ष रहे हैं। उन संघर्षों की कभी बात गांव में, शहरों में नहीं हुई है। हसदेव ऐसा एक संघर्ष है कमलेश भैया कि आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आपने कहा कि 2 सालों में एक व्यापक था, इसी हसदेव को लेकर बस्तर के एक ब्लॉक में, दिल्ली में, इवन देश के विभिन्न राज्यों में कहीं ना कहीं लोग सड़कों पे आ रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो हसदेव ने वो सीमाओं को तोड़ा है और प्रभावित समुदाय के बाहर जाके सहेली जो नागरिक हैं उनको एक इस आंदोलन में, इस मुहिम में जोड़ने का। मैं वही कह रहा था कि हमारा घर जल रहा है, पड़ोसी या दूसरी जगह के लोग आके हमको ताकीद कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं या हमको संदेश भेज रहे हैं। बिल्कुल, हम नहीं जग रहे हैं कि हमारा ही घर जल रहा है। ये हमें लगता है कि हमारा अभी समझा ही नहीं लोगों ने। बात ठीक कहा आपने कि अभी उनको लग रहा है कि लोगों का नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, अपने आप पे आके खड़े हो रहे लोग। वही दिक्कत है, और इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है समझेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष हमें याद है कि जब तापमान बढ़ रहा था तो सब लोग को जंगल की याद आने लगी थी, लेकिन वो तापमान का जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आने वाला है, बढ़ते ही जाना है। शायद ये संवेदनशीलता कुछ और वक्त से आए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होगी। इसीलिए हम तो आपके आज की भी चर्चा के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि खड़े हों, वक्त नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो संकट है अब इस धरती पर जीवन का संकट बन चुका है। हम देख रहे हैं ये नवंबर पूरी जा चुकी है, ठंड नहीं आई है, बारिश की स्थिति, और उसके बाद हमें गर्मी झेलना। तो ये जो मौसम में बदलाव की स्थिति है, इससे सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाले हैं। फिर गर्मी से ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग हसदेव की लोग प्रभावित होंगे, रायपुर कोलबा के नहीं होंगे। तो वक्त बहुत कम है, लोग समझें, सोचें और संघर्ष के साथ जुड़ें और हसदेव के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। उम्मीद की जा सकती है। तमाम अधिनियम है इसके, पेशा कानून जिसका आपने उल्लेख भी किया कि उनको सबको माध्यम बनाने की कोशिश चल रही है। आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतों में जहां संभव होता है हर जगह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कितनी उम्मीद करते हैं वहाँ से? देखिए, न्यायपालिका से उम्मीद है, लेकिन जो न्यायपालिकाओं के निर्णय पक्ष में आने चाहिए। देखिए, अभी तो पर्यावरण को लेकर कोर्ट ने कहा है कि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अधिकार है।
पिछले दिनों हाई कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि इसी तरीके से जंगल ख़त्म होते जाएंगे तो फिर पर्यावरण का क्या होगा। लेकिन जब उन्हीं न्यायालय में हसदेव जैसे मामले जाते हैं तब कोर्ट जो है वो विकास की चिंता करती है, कोयले की चिंता करती है। ये अपने आप में एक दुखद स्थिति तो बनी हुई है। देखिए, आपने पैसा कानून की कही तो वो निश्चित एक नया डेवलपमेंट है, वो जानना जरूरी है कि देखिए 2018 से हसदेव के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी सहमति नहीं दी जी। और ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बने। 300 किलोमीटर लोग पैदल चलकर राजधानी आए और राज्यपाल ने कहा कि जांच किए बिना कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जांच नहीं होती। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पिछले दिनों जांच की और जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट में वही लिखा है जो गांव के लोग आरोप लगा रहे थे कि जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने फर्जी कूटरचित तरीके से बनाया, कोई विधिवत सहमति नहीं है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि उस रिपोर्ट को आने के बाद कम से कम शासन उस रिपोर्ट को बुलाए और संज्ञान लेके यार अन्याय हुआ है आपके साथ, उस अन्याय को ठीक करने का हम काम करें। इस देश में वन अधिकार कानून बना है, जिस वन अधिकार कानून की प्रस्तावनाओं में लिखा है इस देश की संसद ने स्वीकार किया कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उस भूल को सुधारने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। और आज यदि पैसा कानून और वन अधिकार कानून का आप धज्जियां उड़ाएंगे तो इस देश के आदिवासियों के साथ आप दूसरा अन्याय कर रहे हैं जिसकी कभी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। ये अपने आप में, और इस अन्याय को लेकर जब कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट शायद उस अन्याय को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या कानूनों के किन संदर्भों में देखते हैं कि वो ऐसे निर्णय देते हैं कि हाँ, कोल बेलिंग एक्ट में ग्राम सभा की जरूरत नहीं है, जबकि पैसा कानून संविधान का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज जो स्थिति, जो मैंने पहले भी कहा कि इस देश का इससे बड़ी दुखद स्थिति कुछ नहीं होगी कि इस देश का पर्यावरण मंत्रालय जब विकास की चिंता करने लगे तो मुझे लग रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। उसका कोई औचित्य नहीं, औचित्य नहीं। और न्यायालय को लेकर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पर टिप्पणी करूंगा कि न्यायालयों को भी ये समझना होगा कि जब आपको ऐसे फैसले देने होंगे, चाहे वो आदिवासियों के साथ अन्याय का सवाल हो, चाहे वो पर्यावरण का सवाल हो, तब आप ये नहीं देख सकते कि एक कंपनी का इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यदि ऐसा होगा तो फिर मुझे लग रहा है कि इस देश के आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, उनके साथ अन्याय ही जारी रहेगा। होगा, न्याय मिलेगा, देर सही मिलेगा जरूर। जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, हम लोग जब इस तरह का आंदोलन होता है ना तो आम लोगों से जब चर्चा होती है ऐसे बैठे बैठे कहीं चाय पीते पीते, तो लोग बोलते हैं पागल हैं ये, इस तरह की हरकत करे, कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आलोक शुक्ला जी जैसे पागलों की संख्या हमारे देश में कम नहीं है। हम लोग भी उन्हीं पागलों के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, इसलिए इस तरह की बातों को बल देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सही है या गलत है, ये कहने की क्षमता रखते हैं। जो बात आलोक जी ने बताई है बहुत गंभीर है। इसको आपको और हमको सबको समझना होगा कि अगर कोरबा में पानी नहीं होगा, सारे प्लांट बंद हो जाएंगे। हाथी शहर गांव छोड़ करके, जंगल छोड़ करके शहर में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरे इस इलाके की बात है। रायगढ़ से लेके, जसपुर से लेके आप निकल जाइए अंबिकापुर और इधर बिलासपुर मुंगेली तरफ, सब तो पूरे छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। लेकिन इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हसदेव अरण्य से, वहाँ की जो स्थिति है उससे हम और आप दो चार हो रहे हैं। समझना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि हमारे पास जो जानकारी हम सामने वाले को, जिसको कुछ नहीं पता है, जो सीधा साधा आदमी है, सिर्फ हैंड टू माउथ है, उसी में लगा हुआ है, उसको भी बताएं। चर्चा तो करें, इतना तो कर सकते हैं ना कि ये गलत है। आप डरते होंगे भाजपा से, डरते होंगे कांग्रेस से, डरते होंगे नौकरशाहों से, तो उनसे चर्चा तो कर सकते हैं। जब हम सब चर्चा करेंगे तो फिर उसके अंदर से एक बात निकलेगी। कुछ लोग होंगे पागल, हम लोगों जैसे, आलोक जी जैसे, जो निकल करके आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे जिनके कान अभी बंद हैं। तो ज़रूरी है कि हम चर्चा करें, और चर्चा करेंगे कुछ न कुछ हल निकलेगा। आलोक जी, आप जिस मिशन पर निकले, ईश्वर आपको सफल करें, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा मैंने कहा। बहुत शुक्रिया कमलेश भैया।